देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सभी जो भी गवर्नमेंट आप एग्ज़ाम देंगे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। विशेष करके एसएससी, उसमें भी सीजीएल, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इस टाइप का सवाल ज़रूर ही है, ज़रूर आता है, जिसमें अनुपात दिया होता है और अनुपात से संबंधित सवाल होते हैं। ठीक। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से ही डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मतलब आप इसके साथ साथ मैं आपको टेक्निक भी बताते जा रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे लिखा है, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी गणित की एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, जिनमें पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:2। मतलब 3 पास हो रहे हैं तो 2 फेल हो रहे हैं। इसका मतलब यही है कि 3 पास हो रहे हैं और 2 फेल हो रहे हैं। ठीक। यदि 20 विद्यार्थी और अधिक फेल हो जाएं, मतलब जितने पास हुए हैं संबंधित 2 में, उसमें से 20 विद्यार्थी और अधिक फेल हो जाएं, पास और फेल का अनुपात 13:12 के अनुपात में हो जाता है। जो पास और फेल हैं उनके में 13:2 का अनुपात हो जाता है, मतलब 13 पास होते हैं और फेल 2 12 हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होंगे, हम जानते हैं कि 3:2 के अनुपात में है, मतलब जो भी होगा वो 5 से कटेगा, इतना तो कंफर्म है। इसमें देख रहे हैं कि सभी 5 से कट रहा है, इसलिए इससे तो हम नहीं लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे आप कैसे इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। 3:2 के अनुपात में, तो हम जानते हैं 3:2 के अनुपात में है। अगर अनुपात दिया हो तो उसको न्यूमेरिक वैल्यू में हमको कंसीडर करना होता है, तो हम डायरेक्ट उसमें हम के रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे होगा, मान लेते 3 के आदमी पास हो रहा है और 2 के फेल हो रहा है। ठीक। तो ऐसे दिया है, क्वेश्चन के अनुसार देख रहे हैं, मतलब टोटल विद्यार्थी तो इतना ही हुए, मैंने 5 के टोटल विद्यार्थी हुए। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं या इसको मिटा दे रहे हैं, और हम 5 के टोटल विद्यार्थी हमारे होंगे। ठीक। जो भी होगा वो 5 से एकदम पक्का डिविजिबल होगा। चलिए ठीक है, जैसे लिखा है कि 3 के पास हो रहे हैं और 2 के फेल हो जा रहे हैं। अगर 20 विद्यार्थी और अधिक फेल हुए, मतलब विद्यार्थियों की संख्या और अधिक 20 फेल हो गए, मतलब पेपर हार्ड बना था और 20 विद्यार्थी और फेल हो गए, उनकी अनुपात 13/12 हो जाता है। 20 विद्यार्थी फेल हो रहा है, इसका मतलब जो पास हो रहा है उनमें से 20 विद्यार्थी कम हो जा रहे हैं। जैसे अगर मान चलिए कि 100 विद्यार्थी हैं, उसमें 80 पास हो रहा है और 20 फेल हो रहा है। अगर मान लीजिए इसकी संख्या हम 10 बढ़ा दें, मतलब 30 अगर फेल कर दें, तो ये तो अपने आप 70 हो जा रहा है, क्योंकि 10 कम ही हो जाएगा। इसमें से 30 बढ़ेगा तो 10 इधर माइनस होगा। यही है, यही बेसिक है जहाँ पे लड़के गलती करते हैं। मतलब अगर 10 बढ़ रहा है तो 10 माइनस भी होगा इसमें से, वही -20 हो गया और इधर 20 प्लस हो गया। ठीक। अब यहाँ से के का वैल्यू निकाल लें और के का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें, आपका टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इधर तिर्यक गुणा कर लें, अब तिर्यक गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। 12 तिहाई 36 के -12 दूना 24, 240 बराबर 13 दूना 26 के, और 13 दूना 26 मतलब 260। ठीक। ये हो गया, के को हम एक तरफ कर लें
तो 36 है और इधर 26 है, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 36 में से 26 जाएगा तो यहाँ पे 10 के बचेगा। ठीक, और ये इधर 260 है, और ये अगर इधर आएगा तो हमारा कितना होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 240। ठीक, 240 इनका योग हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल है, 2 2 4 1 5, मतलब 10K का मान हमारा 500 है। तो K का मान कितना है, K का मान हमारा 50 है। ठीक, K का मान हमारा 50 है, K का मान 50 है, तो टोटल विद्यार्थी 5K है, मतलब 5 गुणे 50, मतलब टोटल 250 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर इसका आंसर 250 होगा। ऐसे हमने लगा लेंगे। ठीक, आप चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 250 विद्यार्थी हैं। ठीक, उसमें से 3:2 के अनुपात में पास और फेल हो रहा है। जैसे मान लीजिए पास 3 के अनुपात में होंगे और 2 के अनुपात में फेल होंगे। तो अगर 2 के अनुपात में फेल हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 50 का 3, 50 का 5, मतलब 50, 50 3 150 पास हो रहे हैं और आपका 100 फेल हो रहा है, तभी तो 3/2 का आएगा अनुपात। अब इसमें कह रहा है कि 20 और अधिक पास हो गए, मतलब 120 और अधिक फेल हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे, पास 130 होंगे। अब इन्हीं का अनुपात अगर हम देखें तो 130/120 है ना, तो यही तो आपका 13/12 का अनुपात है। यही तो 13/12 का अनुपात आ गया है यहाँ से, मतलब इसका आंसर 250 होगा। फिर हम बता दे रहे हैं, ये इतना लंबा हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 12 3 36, 13 दूना 26, इधर आएगा तो -10, मतलब यहाँ पे 10 आ गया, और 12 दूना 24 और 13 दूना 26, इधर आएगा तो 500, के का मान 50 आ गया। टोटल 5 के विद्यार्थी हैं पास और फेल होने वाले, तो टोटल आपका 250 ऐसे 250 टोटल स्टूडेंट्स होंगे। ठीक, अगर पूछे पास कितना है तो 150 पास है, फेल कितना है तो 100 फेल है। देखा है 3 धनात्मक संख्या। अगला क्वेश्चन है कि 3 धनात्मक संख्या जो कि 3:4:5 के अनुपात में, मतलब 3 धनात्मक संख्या 3 4 और 5 के अनुपात में है, और इन संख्याओं के वर्गों का योगफल 800 है। बड़ी संख्या हमें बताना है। देखिए 3 4 5 के अनुपात में है, मतलब मान लेते हैं पहला जो संख्या है वो 3x है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू जब भी निकालना होता है तो हम के पुट कर लेते हैं, चाहे x पुट कर लेते हैं, कोई भी एक चर पद पुट कर लेते हैं। दूसरा 4x है, तीसरा 5x है। अब इनका जो वर्ग है, यहाँ पे संख्याओं का वर्गों का योगफल 800 है, मतलब इनका अगर अलग अलग वर्ग करें तो 9x², 3 का वर्ग 9x², 4 का वर्ग 16x², 5 का वर्ग 25 का x²। ठीक, जोड़ दें 16 9 25 25 50 x²। ये टोटल किसके बराबर है, 800 के। तो x बराबर हमारा कितना होगा, ये 800, तो हमारा x² का मान 800/50। ठीक, 5 से काटेंगे 16 आएगा, माने x का जो मान है वो हमारा 16 है। ठीक, अब पूछा है बड़ी संख्या, तो जानते हैं हम कि बड़ी संख्या 5 ही होगी, लेकिन फिर भी हम सबको अलग अलग बता दे रहे हैं। x का मान आपका 16 आ गया। ठीक, 4 आया, क्योंकि x² का मान हमारा 16 है। ध्यान दीजिएगा, x² का मान 16 है, तो x का मान हमारा 4 होगा। जैसे x का रूट लेंगे, x² का रूट लेंगे तो x मिलेगा, इसका रूट लेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक, तो x का मान हमारा 4 आया। तो यहाँ से हम अलग अलग संख्याएं बता सकते हैं। इनका अलग अलग संख्या हमारा यहाँ से 12 होगा, यहाँ से आपका 4 चौके 16 होगा, और यहाँ से आपका 20 होगा, मतलब जो बड़ी संख्या है वो 20 है।
आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि सही बात है कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं सही है। आप देख रहे हैं 12, 16 और 20, इनको अगर हम 4 से भाग दे दें तो ये 3, 4 और 5, 3, 4, 5 के अनुपात में इनका वर्ग कर लें। अगर चलिए हम इनका वर्ग करके योगफल देख रहे हैं तो 12 का वर्ग 144, 16 का वर्ग 16, 96 प्लस 16 मतलब 6, और 9, 6, 15, 5 हासिल है 1 मतलब 255। 20 का वर्ग 400। देखिए जोड़ेंगे तो 4, 5, 9, 6 है, 6 6 होगा, 6, 9, 6, 15, 1, 1, 2, तो 6, 4, 10 से 0 हासिल है 1, 5, 4, 9, 1, 10 हासिल है 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8। देखिए उनका वर्ग हमारा 800 मिल गया। इसमें से बड़ी संख्या 20 है। चलिए ठीक है, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। लिखा है कि धनात्मक 3 संख्याएं, 3 संबंधी 4 संबंधी 5, इनका हम मान लेते हैं 3x एक संख्या है, दूसरी संख्या 4x है और तीसरी संख्या 5x है। तो इनके वर्गों का योगफल मतलब 9x² प्लस 16x² प्लस 25x²। इनका योग 800 के बराबर है। इनको सबको जोड़ देंगे तो हमारा 50x² होगा, जो 800 के बराबर होगा। तो मतलब 50 इधर से ला के भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 16 आएगा। x² का मान 16 है तो x का मान 4 हो गया। यहाँ से हम बता सकते हैं कि 3x का मान 12 होगा, 4x का मान आपका 16 होगा और 5x का मान हमारा 20 होगा। इसका आंसर 20 है। चलिए ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर उनको उनको इस चीज़ की तैयारी करते हो तो। कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें मेरा ये वीडियो मैथ्स का काम में आएगा। बहुत ही जो आप पेड बैच में लेते होंगे मैं वो फ्री में बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन का स्तर देख लीजिए, क्वेश्चन का स्तर और उसको बताने का तरीका। आप क्वेश्चन के स्तर को भी आप नोटिस करके बता सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। लिखा है 1, 2 और 3, 3 संख्याएं, एक संबंध, 2 संबंध, 3 के अनुपात। इनके इन संख्याओं के घनों का योग 288 है। मतलब अब की पिछली बार वर्ग था तो अब की बार घन है। छोटी संख्या बताइए, मतलब जो छोटी संख्या है उसको बताना है। छोटी संख्या हम जानते हैं एक ही होगा, तो फिर भी हम पहले हम x का तो मान ज्ञात कर लें। तो यहाँ से देख रहे हैं एक x का क्यू, यहाँ से एक x का क्यू, घनों का हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से 2 का क्यू मतलब 8 और x क्यू, ठीक। 3 का क्यू मतलब 27 और x का क्यू यहाँ से आपका 288 मिला, ठीक। 8, 1, 9 और 27, 8, 35, 1, 36, 36 एक्स क्यू बराबर 288। यहाँ से एक्स क्यू इधर लाएंगे, 36 इधर ला के भाग देंगे तो 288 डिवाइड्स बाई 36। 2 से काट दें 18 बार मर जाएगा। यहाँ से 2 काटे 1, 4, 4, फिर 2 से काटे 9, यहाँ से काटे 2 से तो 14, 2 दूना 4, 72, फिर 9 से काट दें यहाँ पे डायरेक्ट 8, मतलब एक्स क्यू का मान हमारा 8 आया। तो यहाँ पर एक पद और ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं हम, इसका भी क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारा x होगा और ये हमारा कितना होगा 2, मतलब x का मान 2 आ गया। पूछा है संख्या बताइए, तो यहाँ से हम जानते हैं कि 2x मतलब 1x मतलब 1 गुणे x बराबर 2, 2 होगा। 2 गुणे x बराबर आपका 4 होगा और 3 गुणे x बराबर आपका 6 होगा, मतलब 2, 4, 6। तो छोटी संख्या हमारी 2 है। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। आप चाहें, ठीक, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। मान लीजिए एक संबंध 2 संबंध 3 के अनुपात में है तो एक का क्यूब आपका 1 क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8x क्यूब होगा, 3 का क्यूब 27, तो 3 3 9 27 एक्स क्यूब होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 36 एक्स क्यूब होगा। ये 288 के बराबर है। अब यहाँ से 36
36 इधर आके भाग देंगे तो यहाँ पे 8वां मर्तबा में जाएगा। इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारा x का मान 2 आएगा। यहाँ से x का मान 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, ये दूसरा वाला 4 होगा और तीसरा वाला 6 होगा। मतलब छोटी से छोटी संख्या पूछा, इनमें से सबसे छोटी संख्या तो हमारा 2 इसका राइट आंसर है। आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि मान लीजिए जैसे इसका मान हम 1x कर दे रहे हैं, 1x और इसका 2x, इसका 3x, तो आप पहले ही जोड़ मत लीजिएगा। ये 3 2 5 1 6। अब यहाँ से अगर जोड़ लेंगे तो फिर ये गलत आंसर आएगा। आप अलग अलग करके क्यूब रूट कीजिएगा, उसके बाद जोड़िएगा, तभी जाके ये इसका आंसर मिलेगा। नहीं तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, वहां से हम क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। तो फिर अलग अलग करना है। लिखा है 3 संख्याएं, अगला क्वेश्चन है 3 संख्याएं 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 24 है। देखिए 3 संख्याएं 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में और इनकी संख्या, इनका जो महत्तम समापवर्त है 24 है। तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। देखिए पहले LCM और HCF में अंतर समझ लीजिए। HCF देखिए LCM जो होता है इसमें भाग दिया जाता है, मतलब ये अंश के ऊपर वाला होता है, ठीक, इसमें भाग दिया जाता है। और जो HCF होता है वो हर होता है, मतलब ये इस सभी संख्याओं को अलग अलग भाग दे सकता है। देखिए अगर 24 है तो ये एकदम गारंटी है कि वह संख्या, जो भी संख्या होगी वो मतलब 24, जो 24 मतलब जो भी संख्या आएंगी उसको वो 24 तुरंत भाग दे देगा। इसका कहने का मतलब यह है, HCF कहने का मतलब यही है, ठीक। मान लेते हैं वो संख्या 3x और 4x और 5x है, 3x है, 4x है और 5x है। ये 3 संख्याएं हैं हमारी। HCF जो है मतलब इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब ये 24 इन सभी संख्याओं को भाग दे देगा। तो x का जो मान है वो 24 ही है ना। जैसे मान लीजिए 3x, HCF पहले हम निकालना देख ले रहे हैं। 3x, 4x और 5x, इनका अगर HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या होती है उस पे स्टार लगाते हैं जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करे, मतलब तीनों संख्या को काटे। अगर 2 संख्या काटे तब इसको हम डिवाइड या स्टार नहीं लगाते हैं हम। मैं पहले HCF निकालना यही होता है। जैसे 3 4 और 5 है, ऐसी कोई संख्या लेंगे जिससे तीनों को डिवाइड करे। जैसे मान लीजिए 3 ले रहे हैं तो ये 4 और 5 को नहीं डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ से हम ले लें 4 तो ये हमारा 1 और ये 5, ये भी तीनों संख्या को नहीं डिवाइड। लेकिन 5 ले लें तो 1 1 और 1, ये भी तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। 1 ले लें तो 1 ऐसी संख्या है जो सभी को डिवाइड कर रही है, मतलब इसका HCF हमारा 1 है। कोई भी संख्या लेंगे हम सबसे पहले यही बताते हैं, उनको सबसे आसान तरीका HCF निकालने का, उस संख्या से भाग देंगे जो तीनों को डिवाइड करे। और अगर तीनों को डिवाइड करे तो वहां पे स्टार लगाते जाएंगे, जो भी जितनी भी संख्या मिलेंगे स्टार लगाएंगे और उनका मल्टीपल कर देंगे, वही HCF हो। जैसे इसमें इस केस में यक्स है क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। इससे आगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी, एक मिलेगी जो तीनों को डिवाइड करेगी, लेकिन एक से हमारे को मतलब जो आंसर मिलेगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे अगर 40 को 1 से भाग दे तभी 40 ही प्राप्त होगा, अगर 1 लाख को 1 से भाग दे तभी 1 ही लाख प्राप्त होगा। माने ये उसके मान में कोई अंतर नहीं प्राप्त देता है एक। इसका मतलब जो HCF है वो x है, मतलब x बराबर हमारा 24 क्वेश्चन में दे दिया है। तो यहाँ से x का मान हमारा अपने आप 24 आ गया। तो 24 आया तो हम 24 से 72 कर सकते हैं, 24 चौकी 96 कर सकते हैं। और 24 पीछे कितना होता है, 4 पीछे 20 के 0 हासिल 2 और 5 9 10 12 120। मतलब इसकी संख्या x की जगह पर हमारे 24 यहाँ से प्राप्त हुआ क्योंकि x HCF है
और HCF क्वेश्चन में दिया है 24, 24 हम रख लें डायरेक्ट। 24 के 72, 24 96, 24 120। इन दोनों का योग पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें, हमारा 6 2 8 हो जाएगा यहाँ से, और दोनों 11 7 18 के 8 हासिल है, 1 आएगा, और एक मतलब 2। इस तीनों संख्याओं का योग 288 होगा। फिर मैं बता दूं, HCF वही संख्या होती है जो तीनों को डिवाइड करे और स्टार लगा लेते हैं, ठीक। मतलब तीनों को डिवाइड करेंगे HCF निकालने के लिए, और जो भी आते जाएगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे अगर कोई संख्या ऐसी है वो 2 से डिवाइड हो, तो मतलब वहाँ पे स्टार लगाएंगे, तीनों संख्या को जो 2 से डिवाइड करेंगे और उनका मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा HCF, और क्वेश्चन में HCF हमारा दे दिया है 24, मतलब x का मान 24 है, 24 रखेंगे, डायरेक्ट आंसर 288 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नहीं क्लियर हो पा रहा होगा तो अगला क्वेश्चन एकदम बेसिक से है, अब पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 4 6 8 है, फिर से 3 संख्या देगा, उनका अनुपात 4:6:8 के अनुपात में है, और इन संख्याओं का महत्तम समापर्त 18 है। अब की बार महत्तम समापर्त 18 दे दिया है। बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक संख्या 4x है, एक संख्या 6x है, और एक संख्या 8x है। 18 है, मतलब वो संख्या जो भी संख्या होगी वो 18 डिवाइड करेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम पहले HCF तो निकालें कि HCF क्या आ रहा है। पहली मर्तबा में हम 4x रख लें, यहाँ पे 6x रखें, और यहाँ पे 8x रखें, ठीक। कामा देके x से डिवाइड करें, क्योंकि x पे स्टार लगा रहे हैं, क्योंकि सभी तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। अब इसके आगे हम कोई भी संख्या लेंगे वो तीनों को डिवाइड नहीं करेंगे सिवाय एक के, तो इसका HCF हमारा यहाँ से आ गया 2x, मतलब HCF हमारा आ गया 2x, और 2x जो है वो 18 के बराबर है, मतलब x बराबर हमारा यहाँ से 9 आ गया। अब x का मान अगर 9 आ गया तो संख्या पे पुट कर दें बड़ी संख्या का मान, तो यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो 36 आएगा, 9 चौक 36। यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो आपका 54 आएगा, और यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो 72 आएगा, तो बड़ी संख्या आपका हमारा 72 है। फिर देखिए HCF सबसे पहले इन संख्याओं में से निकालेंगे, जो भी HCF आए वो इसमें HCF के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। हम जानते हैं कि कोई भी अनुपात हो उसको न्यूमेरिक पद में लाने के लिए हमको उस x का मल्टीपल करेंगे, चाहे k का मल्टीपल, कोई भी चर पद का मल्टीपल कर देंगे, और उसको मान करके हम संख्या को निकाल लेंगे। चलिए ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 3 विभाग माने ABC है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5 7 9, मतलब A में 5 विद्यार्थी हैं, B में 7 विद्यार्थी हैं, C में 9x मान लीजिए 5x विद्यार्थी हैं, दूसरे में 7x विद्यार्थी हैं, तीसरे में 9x विद्यार्थी के अनुपात में यदि प्रत्येक विभाग में विद्यार्थियों की संख्या 60 बढ़ा दी गई है, मन सभी में 60 की वृद्धि की जा रही है, तो उनका अनुपात 7:9:11 के अनुपात में हो जाता है। तीनों विभाग मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए इसमें तो एग्जामिनर बहुत अच्छा लगा दिए हैं, सभी 3-3 पद दिया है ताकि आप मैथमेटिकल करते रहें और आप मतलब थक जाए और क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। जितना ज्यादा मैथमेटिकल हम करते रहेंगे उसमें गलती होने की संभावना उतने ही ज्यादा होती है। देखा है, इनका अनुपात 7:9:11 हो जाता है। तीनों विभाग मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। देखिए 11 9 20 7 27, जो भी संख्या होगी वो 27 से विभाजित होगी, मतलब 3 3 6 6 12, ये भी विभाजित हो सकती है 3 6 3 ये भी, 8 3 11 6
17 ये नहीं होगा, और 6 3 9, मतलब 3 संख्या दिया है। अब हम चलते हैं, इसको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। जैसे ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया है हमारा 5 7 9 के संबंध में। दो पद को हम लेकर के इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे खड़ा दिलाते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले में हमारा ए में 5x विद्यार्थी हैं, ठीक। बी में 7x विद्यार्थी हैं। अगर इनको 60 इसमें बढ़ा दिया गया है और 60 इसमें बढ़ा दिया गया है, इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 7/9 के अनुपात में हो जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए, उसको आप करके निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। जैसे मान लेते हैं हम दो, सबसे आसान तरीका होगा जितने छोटे वैल्यू हैं उनको पुट कीजिए, तभी जाके हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, गलती होने की संभावना कम होगी। जैसे 5:7 के अनुपात में, और यहाँ पे 7:9, अगर 60 जोड़ दे रहे हैं तो ए और बी के बीच में अनुपात 7:9 हो जा रहा है, बी और सी के बीच में 9:11 हो जा रहा है। तो ऐसे ही हमारा 7:9 के अनुपात में है। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, x के वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सभी में सबका अलग अलग आंसर निकल आएगा अपने आप। देखिए अब हमारा x यहाँ से निकलेगा, 9 से तिरिया गुणा कर लें, इधर इधर गुणा कर लें और आपस में बराबर कर दें। 9 × 5 = 45x प्लस 9 × 6 = 54 बराबर 7 × 7 = 49। यहाँ पे 45 होगा ना, यहाँ पे 45 होगा, ये मैंने गलत लिखा है। 45x होगा, 7 × 7 = 49x प्लस 7 7 × 6 = 42। ठीक, हम इसको इधर ला रहे हैं और तो यहाँ से आपका 4x बचेगा, ये इधर आ रहा है तो इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, घटा देंगे। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ से आपका, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से 0 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 1 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 4 से काट दे हमारा 30 आया, मतलब x का मान हमारा यहाँ से 30 आ गया। अब पूछा है तीनों जो विभागों को मिलाकर कुल संख्या कितनी है, तीनों विभागों को मिलाकर कुल संख्या कितनी है। तो हमको यहाँ से देख लेना होगा कि पहले का नहीं पूछा है, हम पहले का नहीं निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे। ठीक, नहीं पहले का ही पूछा है। इसमें कुल तीनों विभागों को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, पहले का पूछा है। ठीक, इसमें कुल पहले का पूछा है, बढ़ने पर नहीं पूछा है हमारा। ठीक, तो पहले का हम जानते हैं 9 7 16 5 21, माने टोटल 21 x विद्यार्थी हैं। x की जगह पर हमारा 30 आया है, तो 21 × 30 बराबर कितना हो गया आपका 63, माने 630 विद्यार्थी होंगे। मैंने बताया था ना कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 7 9 9 5 7 5 12 9 21, 21 से जो डिवाइड होगा वही इसमें संख्या होगी। ये भी डिवाइड हो सकती है, ये भी डिवाइड। अगर ऐसा कोई दिया होता विकल्प जो नहीं डिवाइड होता, एक संख्या बचती, तो हम तुरंत उसको आंसर कर देते। लेकिन इसमें तीनों दिया है, एग्जामिनर ज्यादा फंसाना चाहता है क्योंकि ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे 21x होगा और x की जगह पर 30 हम लाए हैं, 30 को पुट करेंगे 630 इसका आंसर होगा। ठीक, अगला देखते हैं। शर्तों पर आधारित क्वेश्चन आप डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर मिलेगा। ठीक, शर्तों पर आधारित क्वेश्चन माने इसमें कुछ ना कुछ आपको शर्त दिया रहेगा। ठीक, एक कारखाने का मालिक, कोई कारखाने का मालिक है, मजदूरों की संख्या का अनुपात 5 संबंधित 7 से बढ़ा देता है। मतलब पहले 5 थे अब 7 हो गए, परंतु उनका दैनिक वेतन 4 से 3 कर दे रहा है। मतलब 5 से 7 बढ़ा रहा है, लेकिन उनका वेतन 4 से 3 कर दे रहा है, अनुपात कम कर देता है। तो कारखाने का मालिक का दैनिक खर्च किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा? जैसे मान लीजिए 5 मजदूर थे, अब 7 मजदूर हो गए। पहले 4 खर्चे करता था,
अब 3 खर्च करने लगा, तो इनका 5 मजदूर और चार चार खर्च करता था, तो मतलब टोटल 20 खर्च करता था। और अब 7 मजदूर हो गए, 3 खर्च कर रहा है, मतलब 21 खर्च कर रहा है। तो पूछा है अ, कारखाने का मालिक का दैनिक खर्च किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा? तो हम जानते हैं ये बढ़ेगा। और किस अनुपात में? तो 20:21 के अनुपात में हमारा बढ़ जाएगा। यही यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 20:21 के अनुपात में हमारा क्या होगा? वृद्धि होगा। पहले 20 था, अब 21 हो गया है। कहने का मतलब ये है, पहले 5:7 के अनुपात में था, मैंने 5 पहले काम करते थे, अब 7 काम करने लगे मजदूर। एक पर उसने 4 पहले खर्चा करता, अब 3 खर्चा करने लगा। तो पहले 20 खर्चा करता था, अब 21 खर्चा कर रहा है। टोटल आपका 20/21 अनुपात हो जाएगा। मतलब पहले 20 खर्चा करता था, अब 21 खर्चा कर रहा है। उसमें वृद्धि होगी, उसके खर्चों में वृद्धि होगी। ठीक, अगला देखते हैं। एक कारखाने का मालिक एक कारखाने का मालिक जो है मजदूरों की संख्या के 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। मतलब पहले 7 थे, अब 9 है। ठीक, परंतु उनका दैनिक वेतन 5 से 3 कर दे रहा है। मतलब पहले 5 खर्चा करता था, अब 3 कर दे रहा है। मैंने पहले 5 खर्च होती थी, अब 3 खर्च हो रही है। यदि कारखाने का मालिक का पुराना खर्च 2100 रुपया है, पुराना खर्च 2100 रुपया है, मैंने जब 7 थे और 5 खर्चा करता था तब 2100। मैंने टोटल खर्च हम देख ले रहा है, दैनिक का 35 है और 29 27 अब हो गया है। मैंने पहले 35 खर्चा करता था, अब 29 27 खर्चा कर रहा हूँ। अब पुराना खर्च 2100 दिया है, मतलब जो 35 खर्च करता था 35 यूनिट, तब उसका खर्च 2100 रुपये था। अब 27 खर्च कर रहा है, तब कितना यूनिट होगा? तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा चौथी संख्या और दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया था कि इससे मतलब समझिए कि हमारा आधा से अधिक क्वेश्चन सही होता है। और ये बहुत ही मतलब हम इसको गोल्डन रूल नाम दिए हैं। मैंने इसको गोल्डन रूल नाम दिया है। ठीक, अब देखिए पहले 35 खर्चा करता था, 35 यूनिट खर्चा करता था, 2100 रुपये खर्च होता। अब 27 यूनिट खर्च कर रहा है, तब कितना होगा? तो देखिए इसको निकालने के लिए हम यक्स बराबर कर देते हैं 2100 गुणे 27 बटा 35, तो 35। ठीक, 7 से काट दे रहे हैं, 7 बचे 35 और 7 त्रिकी 21, 5 से काट दे रहा हूँ, 5 छके 30, मतलब यहाँ से 420, 7 छके 42, 420। ठीक, एक्स का माना कहीं गलत हुआ है क्या? 27 नहीं, यहाँ पे 27 है, मैंने 7 से गुणा किया, गलती हुआ है, यहीं से गलती हुआ। यहाँ पे 27 है, मैं सिर्फ सोचा कि 7 ही है। नोट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 27 है, 6 सत्ते 42 के 0, 6 सत्ते 42 के 2, हासिल 4 और 6 दूनी 12, 4 16, मतलब 1620 रुपया अब उसका खर्च हो रहा है। ये कमी हुई। ठीक, मैंने पहले 2100 खर्चा करता था, अब 1620 खर्चा कर रहा है। ठीक, फिर एक बार समझा दे रहा है। पहले मान लीजिए 7 मजदूर थे, अब बढ़ा के 9 कर दिया मैंने, पहले 7 थे अब 9 हो गए मजदूर। यहाँ पर मजदूर लिख दे रहा हूं मैं, मजदूर खर्च, टोटल खर्च। ठीक, मजदूर है 7, अब 9 हो गए। उनका दैनिक वेतन 5 से घटकर 3 हो गया, मैंने 5 थे, 5 पहले देता था, अब 3 हो गया। 5 पहले देता था तो उनका यूनिट उठता था 35 यूनिट, अभी 3 दे रहा है तो यहाँ पे 27 यूनिट उठेगा। अब एक्स का मान निकालेंगे यहाँ से 1620, मतलब 1620 अब प्रतिदिन वह खर्च कर रहा है। वह कारखाने का मालिक बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी है, काम करा ले रहा है और उनको कम पैसा दे रहा है।
एक आयत की लंबाई है, ठीक। पहले की तुलना में दो समंदे 5 हो गई, मैंने पहले 2 था, अब बढ़ के 5 हो गया लंबाई। ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम यल से नोट कर रहे हैं कि लंबाई 2 समंदे 5 कर दिया गया, जबकि उसकी चौड़ाई 4 समंदे 3 कर दी। पहले 4 था, अब 3 कर दिया गया, अनुपात कम कर दिया गया। यदि आयत का पुराना क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 8 यूनिट का दाम ना 8 यूनिट का मान 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो नया क्षेत्रफल बताइए। मैंने अब 15 यूनिट हो गया है, पहले 2 था लंबाई और 4 थी लंबाई, तो 8 यूनिट था, इसका मान 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 5 हो गया बढ़कर, और इसको घट के 3 कर दिया गया। 5 से 15 यूनिट का मान हमको बताना है। यहाँ पे x पहली संख्या गुणा चौथी संख्या और दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या आपस में बराबर होंगी, मतलब x का मान हमारा यहाँ से 72 गुणे 15/8 बराबर x। 8 से काटेंगे, 8 9 72, 15 9 135, ठीक। अब उसका जो क्षेत्रफल है वो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगर अलग अलग पूछे कि इनका अलग अलग मान बताइए, तब भी आप ये अलग अलग मान बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम x पुट कर लेंगे और यहाँ पर x पुट कर लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम x पुट करेंगे, यहाँ पे भी x पुट करेंगे, तो यहाँ 15x स्क्वायर होगा। फिर इसको एक्स स्क्वायर करते जाएंगे और आगे ऐसे सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका आंसर 35 होगा, ठीक। 135 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला देखिए, एक आयत की लंबाई 40 बढ़ा दिया गया, मतलब अब देखिएगा उसमें पहले अनुपात में दिया था, अभी न्यूमेरिक वैल्यू में दिया है, तो मतलब अब 40 बढ़ा दिया जा रहा है, कोई है और उससे 40 बढ़ाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। और उसकी चौड़ाई 40 कम कर दी गई, उसकी लंबाई में 40 बढ़ा दिया गया और इसकी चौड़ाई में 40 कम कर दी गई, तो आयत का अनुपात बताइए, ठीक। मान लेते हैं लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं, चौड़ाई यहाँ पे लिख लेते हैं हम। लंबाई मान लेते हैं पहले 100 था, चौड़ाई भी 100 था। आयत है, आयत वर्ग हो सकता है लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जो आयत होती है वह वर्ग हो सकती है, माने स्क्वायर हो सकती है। आयत आयत स्क्वायर हो सकती है लेकिन स्क्वायर आयत कभी नहीं होगी, ठीक। लिखा है 100, मान लीजिए लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100 है, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो 10,000 होता है। अभी 40 आयत की लंबाई बढ़ा दी गई, माने यह अब 40 बढ़ाया गया तो 140 हो गया, 40 कम किया गया तो ये 60 हो गया, ठीक। अगर 40 कम करेंगे 100 था, अभी 60 हो गया, यहाँ पे 40 बढ़ा दिया गया। इनकी क्षेत्रफल कितना होगा, 140 गुणे 60। अब पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पे बट्टा लगा दें, 0 से 0 2 जीरो कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 पचासा में 100, फिर 7, यहाँ पे 25 मने 25/21। इसका आंसर नहीं दिया, इसमें 25/21 होगा, इसका आंसर 25/21 होगा। फिर देख ले रहा है, पहले 100 था, फिर 100 चौड़ाई भी 100 था, टोटल 10,000 हुआ। पहले 140 बढ़ा दिएगा लंबाई में, 60 में 40 घटा दिएगा तो 100 में से 40 घटेगा तो 60 होगा। इनका 10,000 था, 140 गुणे 60 होगा, 0 0 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद 100 बचा, 100 में 2 तिहाई 6 और 50, फिर 2 से 14, 50 25, 25/21। इसका आंसर 25/21 होगा, सही आंसर है क्या, ठीक। लंबाई और चौड़ाई में हम देख लीजिए, यहाँ पे लंबाई में हमको 40 बढ़ाए हैं
और चौड़ाई में हमने 40 घटाया है। तो इसका आंसर 25/21 होगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अगला देखिए, 3 व्यक्ति अवस्था जिनकी चाल 3 समंदे 4 समंदे 5, ये देखिए इसको स्टार लगाइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे कई सारे सवाल देखिएगा आगे रिलेटेड है, स्टार लगाइएगा इससे। देखिए 3 व्यक्ति ए बी सी के चाल का अनुपात 3 4 5 है। मतलब पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा चला है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है। यहाँ पे 3 किलोमीटर नहीं 3x किलोमीटर कह सकते हैं हम। किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिया गया समय अनुपात बताइए, मैंने टाइम का अनुपात पूछा है। देखिए हम जानते हैं यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय, ये नोट किए रहिएगा। देखिए इसी से ये सब होगा। और यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा आपको। देखिए 3x चल रहा है या 4x चल रहा है या 5x चल रहा है, तो पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ। चाहे पहले ट्रिक ही समझा दो क्या। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर दूरी मान लीजिए समान हो गया, जैसे चाल इंटू समय बराबर दूरी, ठीक। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मान लीजिए तीनों मिलके, ये तीनों 60 किलोमीटर हम मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट माने हैं, ये माने हैं कि 60 किलोमीटर चल रहा है, कोई निश्चित दूरी तीनों 60 किलोमीटर मान लीजिए चल रहा है। ये हम एलसीएम ले लिए हैं ताकि कट जाए, फ्रैक्शन में ना आए, आसानी से इसका आंसर मिल जाए। जैसे 3 4 5 के अनुपात में है तो ये चलेगा, तो इसको 20 यूनिट सेकेंड लगेगा। मतलब अगर ये 3 किलोमीटर की चाल से चला है तो 60 किलोमीटर की दूरी हमको 20 घंटा लगेगा। अगर ये 3 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है तो 60 मीटर की दूरी हमको 20 सेकंड लगेगा। इसका कहने का मतलब ये है। और 4 से काटेंगे तो ये 15 सेकंड चलेगा, 15 मिनट चाहे 15 सेकंड चाहे 15 घंटा। ये 5 से काटेंगे तो ये 12 मिनट या 12 सेकंड या 12 घंटा। इसका आंसर यही है, लेकिन मान लीजिए इससे नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं फिर से। देखिए इसका आंसर 20 15 12, मतलब ये सही आंसर है। देखिए अगर चाल दूरी मान लीजिए हमको y है, ठीक। कोई चाल चल रहा है, S1 चाल से चल रहा है और T1 समय में ये पूरा कर ले रहा है। निश्चित दूरी है, मतलब y 2 है, y भी वही है, मतलब इसका भी दूरी वही है, इसका भी दूरी वही है। माने ये A चल रहा है, ये B चल रहा है। अगर इसका स्पीड S2 है और टाइम T2 है और दूरी निश्चित है, दूरी निश्चित है, तो हम कह सकते हैं कि S1 T1 बराबर S2 T2। ये यहाँ से एक ट्रिक तैयार हुई, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। देखिए माने अगर दूरी निश्चित हो, इसका बेस यही है कि जो हमारी दूरी है वो निश्चित हो, तभी हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे दूरी निश्चित नहीं होती, जैसे 60 किलोमीटर, अगर सबका अलग अलग होता है, इसका 20 होता है, इसका 4 होता है, इसको 15 होता, तब हमें अलग अलग टाइम हमारा निकलता। लेकिन दूरी निश्चित है इसलिए हमारा टाइम आराम से निकल गया। मतलब यहाँ पे अगर हम चाल 3 रखें, दूरी कुछ भी रखें, तो दूरी मान लीजिए हमने इसमें 60 माना, जैसे इसमें y माना, इसमें 60, तो टाइम हमारा यहाँ से तुरंत निकल गया। तो मतलब 60/3 से भाग देंगे, 20 हमारा टाइम निकल गया है। वही हमने इसमें किया है, ठीक। अगला देखते हैं। दो व्यक्ति अ ब जिनके चालों का अनुपात 5:7 है। देखिए अ ब 5:7 के अनुपात में चल रहा है, मैंने 5 किलोमीटर ये चला तो 7 किलोमीटर ये चल रहा है। मैंने या तो माने थे S1 और ये S2, चाहे x मान लें चाहे कुछ भी मानेंगे, ये कट पीट जाएगा, ठीक। अनुपात में
चला है। किसी निश्चित दूरी तय करने में अ को लगने वाला समय 35 मिनट है। मतलब S1 T1 निश्चित दूरी है, S2 T2, ठीक। ये 5 के अनुपात में चल रहा है और ये 7 के अनुपात में चल रहा है। यक्स अगर पुट करें तो हमारा एक्स की वैल्यू कट जाएगी, इसलिए हम इसमें यक्स नहीं पुट करेंगे। अच्छा, चाहे पुट ही कर लेते हैं। मान लीजिए ये 5x चल रहा है, ये 7x चल रहा है। T1 हमारा दिया है कितना, T1 हमारा 35 मिनट दिया है, 35 मिनट। और हमारा T2 पूछा है, T2 कितना है, x से x कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, मतलब T2 हमारा 25 आ जाएगा। माने T2 हमारा 25 मिनट होगा, 25 मिनट के समय लगा वो। मतलब अगर ये 5 संबंधित 7 के अनुपात में चले, अगर जो ए हो 35 मिनट का समय लेगा, तो जो बी होगा वो 25 मिनट का समय हमारा लेगा। इसलिए इसका आंसर 25 है। आप T2 का मान यहाँ से निकाल लेंगे। इसलिए हम x को नहीं पुट कर रहे थे। अगर x को पुट करेंगे तो मैंने पुट करना तो एकदम सही है मैथमेटिक्स के रूप से, लेकिन मान लीजिए अगर हमको टाइम बचाना तो x हम नहीं पुट करेंगे, क्योंकि x देख रहे हैं दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है। अगला देखते हैं। ओ की चाल ब की चाल का 2/3 है। मतलब ए की जो चाल है, चाल देखिएगा यहाँ से चाल हम बता रहे हैं। ए की चाल 2/3 ऑफ बी, माने ये स्पीड है, ठीक। और ब की चाल 100 की चाल से 4/5 है। मतलब ब की चाल बी की चाल सी की चाल का 4/5 है। इससे निश्चित दूरी, अब यहाँ पे देखिए फिर से निश्चित दूरी लिख दिया है, माने S1 T1 = S2 T2 तय करने में ए को लगने वाला समय 1 घंटा 15 मिनट है। माने जो जो ए है वो 1 घंटा 15 मिनट लगाता है चलने के लिए। तो सी द्वारा लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। मतलब ए का दिया है और सी का दिया है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम। माने ए बाई बी का मान यहाँ से 2/3 आ जाएगा, और b बाई सी का मान यहाँ से 4/5 आ जाएगा। तो हम ऐसे अगर आ जाए तो हम तीनों का तुल्य अनुपात लेते हैं। a का 2, b का 3, b का 4 और c का 5। हम इसका गुणा यहाँ पे करते हैं, इसका गुणा यहाँ पे करते हैं और इसका गुणा यहाँ पे करते हैं। मतलब a 8 चल रहा है, b 12 चल रहा है, c 15 चल रहा है। तो 8 जो ए को लगने वाला समय है, माने स्पीड हमारा 8 मिल गया। ए को लगने वाला समय 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 75 मिनट। जैसे 1 घंटा 60 और 15 75, माने 75 मिनट यह लगा रहा है। और जो सी है, सी हमारा 15 चल रहा है, और टाइम हमारा हमको निकालना है कि सी कितना टाइम लेगा। और हम जानते हैं कि इसमें निश्चित दूरी है तभी यह फार्मूला लगेगा। जो निश्चित दूरी है तभी यह फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से T2 का मान निकाल लेंगे, 15 से काटेंगे, 15 × 5 = 75, और T2 का मान हमारे यहाँ से 40 मिनट आएगा। जाहिर सी बात है वो अगर ये 8 है तो इससे कम ही समय तो ये लेगा 15 वाला, मतलब सी वाला कम ही समय लेगा। तो यहाँ से हमारा जो सी है वो 40 मिनट में वो निश्चित दूरी तय कर लेगा। जो भी निश्चित दूरी हो वह 40 मिनट में तय कर लेगा प्रश्न के अनुसार। ठीक, एक बार और समझा दे रहे हैं। ए बी की चाल का 2/3 है। मतलब a बाई बी 2/3, बी इधर से लाएंगे तो a बाई बी 2/3। बी की चाल सी की चाल से 4/5 है, माने b बाई सी = 4/5। तो हम तुल्य अनुपात तीनों का निकालेंगे, 2 3, a 2 है, b 3 है और b 4 भी है। यहाँ पे रखेंगे, b 5 है, इसका 8 होगा, 3 × 4 = 12 होगा, 3 × 5 = 15 होगा। मतलब 8 a चल रहा है, b 12 चल रहा है, c 15 चल रहा है। पूछा है सी की चाल, निश्चित दूरी सी में लगने वाला समय, तो सी 15 चल रहा है,
ए 8 चल रहा है, टाइम T1 ले रहा है, मैंने ए 75 मिनट का टाइम ले रहा है, तो T2 हमारा यहाँ से 40 मिनट का टाइम लेगा। बी कभी पूछे तो ए और बी से हम कंपेयर करके इसको निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन का लेवल है, और समझाने का तरीका भी देख लीजिए। लिखा है ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। ठीक, इसको इम्पोर्टेंट नोट कीजिए, और यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक, ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। मान लीजिए यहाँ पे ए लिख ले रहे हैं, यहाँ पे बी लिख ले रहे हैं। 25% अधिक है, मैंने बी को अगर मान लें 100, तो ए की चाल हमारा 125 होगा। 25% अधिक मतलब 125। बी की चाल से सी की चाल 40% कम है, मैंने यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। सी की चाल से 40% कम बी की चाल है, मतलब सी की चाल अगर 100 है तो बी की चाल 40% कम, मतलब 60% बी की चाल है। फिर वही अनुपात का नियम हम यहाँ से लगा लेंगे। लिखा है, गुणा कर ले सबका, पहले तुल्य अनुपाती तो निकाल लें। तो यहाँ पे होगा ए का अनुपात 125 गुणे 60, बी का अनुपात 100 गुणे 60, सी का अनुपात 100 गुणे 100। हम देख रहे हैं 1 0 सब में से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 126 गुणे 6 और 600 यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं, और इसको हम लिख रहे हैं 1000। ये क्या दिया है, चाल मैंने स्पीड दे दिया है, स्पीड हमारा सबका मिल गया। ठीक, अब पूछा है, लिखा है किसी निश्चित दूरी को तय करने में सी को लगने वाला समय 45 मिनट है। मैंने सी 45 मिनट का समय अगर 1000 से चल रहा है तो 45 मिनट का टाइम ले रहा है। तो ए का समय बताइए। ए की चाल इतनी है, निश्चित दूरी है, तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2। तो S1 दिया है हमारा 126 गुणे 6, 125 है ना, देखिए यहीं से गलती होगा, यह 125 है, ध्यान दीजिएगा 125 गुणे 6 है, 125 गुणे 6 है, ये भी 125 गुणे 6। T1 हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पर S2 दिया है 1000। यहाँ से देखिए सी की चाल, और T2 हमारा दिया है 45 मिनट। ठीक, यहाँ से T1 हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, T1 यहाँ से आएगा इधर 1000 गुणे 45 बटा 125 गुणे 6, काट लें, 3 3 3 गुना 6 और 15 3 45। ठीक, 5 से काटे 5 3 15 25। ठीक, 25 से काटे 25 40 1000, 2 से काटे यहाँ पे 20, मतलब T2 का मान 60 मिनट, मतलब 1 आवर या 1 आवर। इसका आंसर 1 घंटा होगा। ठीक, फिर बता दे रहा हूं, अ की चाल ब की चाल से 25% अधिक है। मान लीजिए ब की चाल 100 है, तो अ की चाल 125 है। ब की चाल 100 की चाल से 40% कम है। मान लीजिए 100 की चाल 100 है, तो बी की चाल 40% कम, मतलब 60 है। निश्चित दूरी तय करने में तो S1 T1 का हम फार्मूला लगाएंगे। यदि 100 को लगने वाला समय 45 मिनट है, मतलब यह 45 मिनट की समय लेता है, तो हमारा जो ए होगा कितना समय लगा, इनका तुल्य अनुपात निकालेंगे। 125 गुणे 60 हम यहाँ पे करेंगे, इसका मल्टीपल हम यहाँ पे करेंगे, और इसका मल्टीपल हम यहाँ पे करेंगे। इसको लगने वाला समय 45 मिनट है, यहाँ पे लिख लिया, और ए की निकालना है 125 गुणे 6 यहाँ से आया है, और हमारा T1 निकालना है, यही हमको फाइंड करना है।
T1 यहाँ से हम काट पीट के आपका 60 मिनट का समय लाया है। मतलब अगर C 45 मिनट का समय लेगा तो जो A होगा वो हमारा 60 मिनट के समय लगा उसी निश्चित दूरी को तय करने में। ठीक लिखा है। अगला देखिए, एक विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 गुने चाल से विद्यालय जाता है। कोई विद्यार्थी है, वो अपनी वास्तविक चाल, मान लीजिए वो S1 चाल चल रहा है, वास्तविक चाल, और जो वास्तविक चाल से 3/5 गुना चाल से विद्यालय जाता है, माने S2 जो है वह 3/5 S1 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वह वास्तविक चाल से मान लीजिए वास्तविक चाल S1 है और 3/5 गुना S2 चाल से विद्यालय को जाता है, तो विद्यालय को पहुंचने में उसे 12 मिनट का विलंब लगता है। विद्यालय की दूरी यहाँ से मान लीजिए होम है और यहाँ से स्कूल जा रहा है, तो स्कूल तो हमारा हमेशा निश्चित दूरी ही होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं आज स्कूल यहाँ पर है, आज स्कूल यहाँ पे हो जाएगा, कल यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा तो है ना। स्कूल हमेशा निश्चित दूरी पे होगी। मतलब निश्चित दूरी का फार्मूला S1 T1 इक्वल टू S2 T2। अब मान लीजिए यह T1 समय ले रहा है पहले, मैंने अगर वास्तविक चाल से चल रहा है तो T1 समय ले रहा है। S1 T1 इक्वल टू S2 T2। अभी S1 की चाल से चल रहा है, T1 समय ले रहा है, S2 जो हमारा है 3/5 S1 है, और T2 जो है हमारा 12 मिनट विलंब से पहुंच रहा है। मतलब जो विलंब से पहुंच रहा है, मतलब जो अगर T1 समय पे जब पहुंचता था, अभी वो उससे T1 प्लस 12 मिनट और अधिक टाइम ले रहा है पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर हमारा T1 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, वास्तविक चाल से विद्यालय जाने में लगने वाला वास्तविक समय, मतलब हमारा T1 ज्ञात करना है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका 5T1 इक्वल टू 3T1 प्लस 36, ये इधर आएगा तो माइनस आएगा, और 5 में से 3 गया तो हमारा 2T1 बराबर 36 और T1 बराबर 18। मतलब वह पहले अपने वास्तविक चाल से 18 मिनट में स्कूल पहुंच जाता था, लेकिन वह अब 3/5 के अनुपात से गया तो उसे 12 मिनट का विलंब हुआ, मतलब वह 30 मिनट में अपने विद्यालय को पहुंचा। चलिए अगला देखते हैं हम। एक विद्यार्थी अपने वास्तविक चाल से 7/5 गुना चाल से विद्यालय जाता है और निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब वह S1 समय से चल रहा था, T1 टाइम ले रहा था, तो वह 7/5 के अनुपात से वह चलने लगा, माने S2 जो होगा वो 7/5 S1 हो जाएगा, और टाइम T1 से पहले पहुंच जा रहा है। मतलब टाइम अगर 20 मिनट लेता था तो उससे पहले हम पहुंचा दे रहे हैं, मतलब उससे वो कम ही समय में पहुंच जा रहा है, तो 10 मिनट का टाइम वह कम ले रहा है। तो बताइए वास्तविक चाल से विद्यालय जाने में लगने वाला वास्तविक समय, मतलब T1 हमको ज्ञात करना है। एक विद्यार्थी अपने वास्तविक चाल से 7/5 गुने की चाल से चलने लगा, और S1 चल रहा है तो S2 हमारा 7/5 गुना हो जाएगा, और विद्यालय की और घर की निश्चित दूरी है, इसलिए हम इसमें निश्चित S1 T1 इक्वल टू S2 T2 हम लगा लेंगे फार्मूला निश्चित दूरी के लिए। अब S1 T1 और यहाँ से हमको S1 कैंसिल हो जाएगा, T1 का मान ज्ञात करना है। 5T1 इक्वल टू 7T1 माइनस 70, यहाँ से 7 से गुणा करेंगे 70 हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, मतलब 2T1 इक्वल टू 70, मतलब T1 बराबर आपका 35। माने वह T1 वास्तविक उसकी चाल उसके दूर स्कूल जाने में लगा समय 35 मिनट होगा। इसका आंसर 35 है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक दौड़ में एक कुत्ता और खरगोश भाग लेते हैं। कोई दौड़ है, उसमें डॉग और एक रैबिट भाग ले रहे हैं।
कुत्ते द्वारा 3 छलांग में चली गई दूरी, खरगोश द्वारा 5 छलांग में चली गई दूरी आपस में बराबर है। मतलब जो डॉग है और ये रैबिट है, ये 3 छलांग चल रहा है तो ये 5 छलांग चल रहा है, और ये दोनों आपस में बराबर है। ये भी ध्यान दीजिएगा। जितने समय में, अब यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ, ये तो बता रहा है कि 3 छलांग चल रहा है और ये 5 छलांग चल रहा है। अब जितने समय में, देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगा, आप तुरंत इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है, माने यह कुत्ता जो है 2 छलांग लगा रहा है, डॉग जो 2 छलांग लगा है, उतने ही समय में खरगोश 3 छलांग लगा दे रहा है। माने जो खरगोश है वह 3 छलांग लगा रहा है। ठीक, कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात करना, मतलब चाल का अनुपात स्पीड ज्ञात करनी है। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, मान लीजिए लिखा है 3 कुत्ता लगा रहा है और 5 ये लगा रहा है, दोनों को मान लें कि 15 हम छलांग मान लेते हैं कि यूनिट लेट हम मान लेते हैं कि 15 मीटर वो मैंने छलांग लगा रहा है, 3 छलांग लगा रहा है तो ये 15 मीटर, मतलब छलांग लगाने में उसको लगा, कुत्ता को लगने में लगा समय, टाइम जो होगा हमारा ये 5 होगा, 5 सेकंड लगेगा, और ये 5 लगा रहा है तो ये 3 सेकंड में लगा लेगा, 3 सेकंड में लगाएगा। मतलब जो रैबिट है वो 3 सेकंड लेगा और जो कुत्ता है वो 5 सेकंड लेगा। इसका कहने का मतलब यही है। हम इसको 15 मीटर मान लें, 15 मीटर मान लें तो टाइम जो हमारा वो सेकंड में आएगा, ये सेकंड में ही आएगा। इसको हम सॉल्व करने के लिए मान ले रहे हैं ये सेकंड में आएगा, मतलब ये 5 सेकंड लगा रहा है और ये 3 सेकंड लगा रहा है जो रैबिट है। अब कुत्ते 2 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा, 2 छलांग में मान लीजिए हमारा 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है 2 छलांग में। चाल बराबर दूरी बटे समय, 1 छलांग में 15 बटा 5, 15 बटा 3 बराबर 5 छलांग समय। यहाँ पे जो छलांग है वो दूरी, इसको मैं कल बताऊंगा, ये डब्ल्यू मतलब इसको मैं कल बताऊंगा। ये थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है शायद, यहाँ पर शायद मिस प्रिंटिंग है कहीं ना कहीं, इसलिए पूरा क्लियर समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं कल बताऊंगा। और बस तो मतलब ए बी सी डी मिलकर 120 रुपए की एक मोबाइल खरीदते हैं, बड़ा सस्ता मोबाइल है। ए बी सी डी तीनों मिलकर 120 रुपए में खरीद लेते हैं। और द्वारा दी गई धनराशि अन्य सदस्यों द्वारा दी गई धनराशि का 1/2 है। मतलब ओ बी प्लस सी प्लस डी का 1/2, मतलब 1:2 के अनुपात में है। मतलब ए बी सी डी तीनों मिलकर, ए बी सी डी मिलकर 120 रुपए की एक मोबाइल खरीदे हैं। और जो है ए द्वारा दी सदस्यों द्वारा अन्य सदस्यों द्वारा दी गई धनराशि का 1/2 है। मतलब ए 1/2 पैसा लगा रहा है। ठीक, बी द्वारा अन्य सदस्यों द्वारा दी गई धनराशि का 1/3 है। मतलब बी जो है वह अन्य सदस्यों मतलब ए सी और डी के द्वारा 1:3 के अनुपात में पैसा दे रहा है। मतलब अन्य सभी 3 दे रहे हैं तो यह 1 दे रहा है, अन्य सभी 2 दे रहे हैं तो ये 1 दे रहा है। सी द्वारा दी गई धनराशि अन्य सदस्यों द्वारा दी गई धनराशि का 1/4 है। मतलब सी जो धनराशि दे रहा है वह बी सी डी बी ए डी का 1/4 मतलब 1:4 के अनुपात में दे रहा है। मैंने सी जो दे रहा है वह 1 दे रहा है और अन्य सभी 4 दे रहा है। तो बताइए डी द्वारा दी गई धनराशि कितने रुपए है, तो मैंने डी द्वारा कितना रुपए धन दिया गया, टोटल 120 रुपए है। 120 रुपए में अकेले एक ये दे रहा है, मैंने 120 में 3 लोग मिलकर दे रहे हैं पहले अनुसार, पहले शर्त के अनुसार।
120 में 3 लोग दे रहा है तो ए का हिस्सा 1 है, तो 3 से काटेंगे मतलब ए जो हमारा 40 रुपए दे रहा है। ठीक, ये जो हमारा यहाँ से निकला कि तीनों मिलके 3 हिस्सा दे रहा है, सभी मिलके 3 हिस्सा दे रहा है, ए अकेले 1 हिस्सा दे रहा है, तो ए का मान ए जो है 40 रुपए दे रहा है। यहीं से बी को देख लेंगे तो 120 टोटल है, दो तीस सभी मिलके 4 हिस्सा दे रहा है, आप बी अकेले 1 हिस्सा दे रहा है, मतलब बी अकेले 30 रुपए दे रहा है। ठीक, यहाँ से निकल के आ रहा है कि 120 रुपए है और सभी मिलके 5 यूनिट दे रहा है और सी अकेले 1 यूनिट दे रहा है, तो यहाँ से हमारा 5 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 रुपए अकेले सी दे रहा है। तो देखिए 40 रुपए ए दे दिया, 30 रुपए ये दे दिया, सी 24 रुपए दे दिया, तो डी कितना देगा, माने 120 माइनस 40 रुपए, 30 रुपए प्लस 24 रुपए, मतलब 40 30 70 और 70 बस 94, मतलब ये 94 रुपए सभी दे रहे हैं। तो डी कितना दे रहा है, 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे बचा 11, 11 में से 9 गया तो 2, मतलब डी जो है 26 रुपए दे रहा है। डी जो है कहाँ गया, 26 रुपए दे रहा है। फिर मैं समझा दे रहा हूँ, तीनों मिलकर 120 रुपए की एक मोबाइल खरीद रहा है। ए का और सभी के 1/2 अनुपात है, मतलब अगर सब 3 दे रहा है तो अकेले सभी मिलकर 3 दे रहा है और अकेले 1 यूनिट की दे रहा है, तो ए जो है 40 रुपए पैसा लगा रहा है। उसी प्रकार 120 में सभी मिलकर 4 दे रहा है और बी अकेले 1 दे रहा है, मतलब बी अकेले 30 रुपए लगा रहा है। और सी देखें तो 1:5 के अनुपात में, मतलब तो सभी मिलके 5 दे रहा है और सी अकेले 1 दे रहा है, मतलब 24 रुपए लगा रहा है, तो डी अपने आप 26 रुपए लगाएगा क्योंकि तीनों का योग 120 होना चाहिए। एक व्यक्ति 1920 रुपए लेकर पैंट शर्ट खरीदने बाजार निकलता है, माने 1920 रुपए उसके पास टोटल रुपए है और पैंट शर्ट खरीदने के लिए बाजार में प्रत्येक पैंट की कीमत 360 रुपए है, माने 360 रुपए में एक पैंट मिल रहा है, जबकि प्रत्येक शर्ट की कीमत 40 रुपए है, मतलब वो 40 रुपए में एक शर्ट मिला है। यदि वह अधिकतम पैंट खरीदे, माने पैंटों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। ठीक, खरीदे तो व्यक्ति द्वारा खरीदी गई पैंट और शर्ट की संख्या का अनुपात बताना है, माने पैंट और शर्ट किस अनुपात में उसने खरीदा, जबकि व्यक्ति द्वारा संपूर्ण धनराशि माने 1 रुपया बचना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए 1920 रुपए है तो सबसे ज्यादा पैंट, अधिकतम पैंट यहाँ पे दिखा है, माने पैंट जो 360 रुपए से भाग देंगे तो कितना पैंट वह खरीद सकता है, तो 360 मतलब 18, मतलब 5 नहीं, 5 बार में देख रहे हैं, 500 5 1 30 के 0 हाथ से 3, अब 5 3 15 3 18, मतलब 0 2 1, माने वह 5 पैंट खरीद रहा है तो उसके पास 120 रुपया बच जा रहा है। 5 पैंट खरीदने के बाद 120 रुपया बच रहा है। अब 120 रुपये से शर्ट खरीदेगा कितना, 40 रुपए की एक शर्ट है, मतलब 3 शर्ट वह खरीद पाएगा, तो मतलब बचा उसके पास 1 भी रुपए नहीं। तो पूछा है कि जबकि व्यक्ति के संपूर्ण पैंट और शर्ट का अनुपात, तो पैंट का अनुपात 5 है और शर्ट 3 है, मतलब 5:3 के अनुपात में वो पैंट शर्ट खरीदा, जिसमें 5:3 के अनुपात में वो पैंट शर्ट खरीदे। देखिए 1920 रुपए लेके गया और उसे अधिकतम पैंट खरीदना था, 360 रुपए का एक पैंट, मतलब वो मैक्सिमम 5 पैंट खरीद पाएगा और 5 पैंट खरीदेगा तो उसके पास 120 रुपये अभी शेष बचेगा। 40 रुपए की एक शर्ट है, मतलब 3 शर्ट उससे मिलेंगे, तो वह 5:3 के अनुपात में पैंट शर्ट खरीद पाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। 3 व्यक्ति ABC एक मेले में घूमने जाते हैं, 3 व्यक्ति ABC एक मेले घूमने जाते हैं और इनमें प्रत्येक के पास 1000 रुपए है, माने तीनों 1,000 मतलब 3000 रुपए लेके गए हैं। यदि वापस लौटने पर उनके पास क्रमशः 190 रुपया, 240 रुपया और 290 रुपये शेष बचा,
बचा हुआ है, तो बचे हुए धन का बंटवारा आपस में किस प्रकार करेंगे। मैंने तीन दोस्त आपस में एक साथ गए घूमने के लिए मेले में, तीनों ने मिलकर 3,000 रुपये लिया और खर्च करने के बाद उनके पास इतना रुपए बचा। मैंने खर्च करने के बाद देख रहे हैं हम दू एक 190 रुपया, 190 रुपया, 240 रुपया और 290 रुपया बच जा रहा है। मैंने टोटल कितना बचा, 0, 9 9 18 4 22 के शून्य हासिल 2, 22 का 2 हासिल 2 और 2 3 6 1 7। मैंने उनके पास 720 रुपया बच गया। तो उन्होंने खर्च कितना किया, 720 रुपया बचा, तो खर्च कितना किया देखिए, खर्च कितना किया, 0 रुपये और ये 8 और ये 9 में से 7 जाए तो 2 2, मतलब 2280 रुपया खर्च किया। तीनों ने मिलकर 2280 रुपये खर्च किए हैं। 720 रुपये बच गया है, टोटल 3,000 रुपये थे, 2280 रुपये खर्च किए। तो एक का हिस्सा कितना लगेगा, मतलब 2280 खर्च किया, तो एक का हिस्सा इसमें से हम अगर 3 से भाग दें तो 3 7 21, एक ये 0 है दिखेगा, 3 6 18, 0 0 उतरा, मतलब एक को 760 रुपये खर्च करना चाहिए था। मैंने प्रत्येक को 760 रुपये खर्च करना चाहिए था। अब देख ले रहे हैं कि 1,000 में से 190 रुपये वो बचा के लाया है। ये जो है 1,000 रुपये में से 190 रुपये बचा के लाया, तो उसने खर्च कितना किया, 0, 9 में 10 में से 9 गया तो 1 और यहाँ पे बचा 9 9 में से 1 गया तो 810 रुपया खर्च कर दिया। मतलब उसे 760 खर्च करना चाहिए था और उसने 810 रुपया खर्च किया। मतलब ए को 50 रुपये मिलेगा, एक को 50 रुपये मिलेगा। अभी देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा, लेकिन बेसिक समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देख लेते हैं बी को कितना मिलेगा। जैसे बी है, बी कितना खर्च किया, 1,000 रुपये लेके गया था, 240 रुपये बचा के लाया। मैंने 1,000 माइनस 240 से 0 है और यहाँ पे 9 9 में से 2, मतलब बी जो है 760 रुपये पूरा खर्च किया। तो इसको कितना मिलेगा, देगा, ये तो एक भी रुपये ना देगा ना लेगा, क्योंकि 760 खर्च करना था और 760 इसने खर्च कर दिया है। ठीक, अब सी को देख लेना है। सी 1,000 रुपये लेके गया लेकिन 290 रुपये बचा के लाया। तो सी अगर 1,000 रुपये लेके गया और 290 रुपये बचा के लाया, मतलब एक और यहाँ पे 9 में से 2 है, 710 रुपये खर्चा किया। मतलब सी 710 रुपये खर्चा किया, मतलब ये 50 रुपये देगा, 50 रुपये देगा, तब जाके यह 760 के बराबर हो जाएगा। मैंने 50 रुपये यह ए को देगा, तब जाके इसका टोटल जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ये मतलब ए को 50 रुपये मिलेगा, यहाँ से ए को 50 रुपये मिलेगा। अच्छा, सी जो है 50 रुपया देगा। ये दोनों विकल्प सही है। सी 50 रुपया दे रहा है और ये 50 रुपये पा रहा है। ये दोनों विकल्प सही हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक से अपनाएं तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा कि तीनों का औसत बचत कितना है। तीनों का औसत बचत हमारा देख रहे हैं हम कि तीनों बचा के कितना ला रहे हैं। तीनों बचा के ला रहे हैं कितना, 720 रुपया। तीनों 720 माने 190, 240, 290, ये तीनों 720 रुपये बचा के ला रहे हैं और तीनों का हिस्सा बचना कितना चाहिए था। देखिए तीनों 720 बचा के ला रहा है, तीनों का योग मतलब तीनों जितना पैसा बचा है वो 720 रुपये बचा है और तीनों का बचना कितना चाहिए था, मतलब बचना कितना चाहिए था 240 रुपये। मैंने 240 रुपये तीनों के पास रहना चाहिए था। तो इसके पास तो 190 रुपये है, मतलब 50 रुपया इसको मिलेगा, तभी तो 240 रुपये होगा। इसको 240 तो है ही, इसको 0 रुपये मिलेगा। ये 290 रुपये पाया, मतलब इसको में से 50 रुपया हम निकालेंगे। यहाँ से
आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, मैं बता दूंगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 720 रुपया है, तीनों ने 720 रुपया लगा लेकर आया, तो बच इनका औसत कितना होगा? 240 रुपया औसत होना चाहिए कि तीनों के पास 240 रुपया होना चाहिए। तो इसको 250 290 रुपया, तो ये 50 रुपया किसको देगा? ए को देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं क्या है। ठीक, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन इसमें छूटा है जो मिस प्रिंटिंग है, उसको मैं कल बता दूंगा। ठीक, मिस प्रिंट है, कल मैं बताऊंगा इसको। ठीक, आप इसकी चिंता मत कीजिए, बाकी आपके जो हाथ में वो कीजिए।